नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किड्स प्ले टू जूनियर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत जो विज्ञान विषय है इसका तीसरा चैप्टर तंतु से बस्तर तक। तो इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे बस्तरों में विविधता, तंतु के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पादप जो तंतु होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, जैसे रुई हुआ, जूट हुआ, पटसन हुआ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सुई और सूती ताग की जो कताई होती है उसके बारे में, तागे से वस्त्र तक कैसे तागे से वस्त्र बनता है उसके बारे में, बुनाई होती है पहले एक विशेष प्रकार की बुनाई के बारे में, और वस्त्र सामग्री का जो इतिहास है अभी तक का उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक, पार्ट 3। तो जो पहेली और बूझो हैं, दो दोस्त हैं पहेली और बूझो, उन्होंने अपने स्कूल में जो आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोगिता थी उसमें प्रथम पुरस्कार भी जीता है। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित हैं और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय भी किया है। जो पहेली और बूझो को जो भी विज्ञान प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रथम पुरस्कार जीतने की वजह से जो भी पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है तो उससे वो लोग अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय करते हैं। वे कपड़े की दुकान पर जाते हैं और वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए हैं। जैसे ही जो पहेली और बूझो हैं वो एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि यहाँ वस्त्र सामग्री की जो विस्तृत विविधता है, अनेक प्रकार के जो वस्त्र हैं, किस प्रकार के जैसे बने होते हैं, जैसे अलग अलग वस्त्र होता है, तो उसको देख करके वो फंस गए हैं उलझन में कि अब किस प्रकार का वस्त्र खरीदा जाए, कि सूती, ऊनी या रेशमी। आगे देखते हैं। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े वस्त्र तथा अथवा वस्त्र हैं, सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दुकानदार कहना चाहता है कि जो कपड़े या वस्त्र हैं वो कुछ सूती भी हो सकते हैं और कुछ संश्लिष्ट भी हो सकते हैं। संश्लिष्ट कहने का मतलब, कृत्रिम कहने का मतलब ये है कि जैसे, और जो सूती वस्त्र बता रहे हैं वो लोग वो बता रहे हैं कैसा कि ऊनी हो सकते हैं, रेशमी हो सकते हैं और सूती हो सकते हैं। और जो संश्लिष्ट कहने का मतलब उनका है कि पॉलिस्टर है, नायलॉन है, जो रेशे होते हैं इनके रेशों से बने हो सकते हैं। उसके पास जो दुकानदार है उसके पास ऊनी मफलर है तथा शाल भी थे और दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। तो पहेली और बूझो अपने माता पिता के लिए क्या खरीदते हैं? एक ऊनी मफलर खरीदते हैं अपने पिता के लिए और मम्मी के लिए एक सूती साड़ी खरीदते हैं। आगे देखते हैं। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात, जैसे जैसे ही कपड़े की दुकान पर वो लोग जाते हैं पहेली और बूझो, तो उसका भ्रमण करने के पश्चात, घूमने के पश्चात, पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, तो जैसे ही पहेली और बूझो इस दुकान पर जाते हैं तो इस दुकान पर उनको अलग प्रकार के वस्त्र दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि कोई सूती हुआ, कोई ऊनी हुआ, कोई रेशमी हुआ, या कोई अनेक संश्लिष्ट है जो कृत्रिम रेशे होते हैं, जैसे पॉलिस्टर या नायलॉन, इस प्रकार के अनेक कपड़ों में विविधता पाई गई। तो उन्होंने देखा कि यह यहाँ पर बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की जो चादर है वो भी उन्हें दिखाई दी। कंबल, पर्दे, मेज पोस्ट, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि ये सब विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हुए थे। यहाँ तक कि उनके जो अपने बस्ते तथा बोरे थे वो भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने होते थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा अथवा संश्लिष्ट संश्लिष्ट जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनके रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं कि जो जैसे कंबल हुआ, पर्दा हुआ, मेजपोश हुआ, तौलिया या जो बेडशीट है वो किस प्रकार के कपड़े की बनी होती है? किस प्रकार का कपड़ा अर्थात ऊनी हुआ, रेशमी हुआ, सूती हुआ या संश्लिष्ट कृत्रिम रेशों में से किस प्रकार के रेशों से मिलकर बनी होती है। आगे देखते हैं वस्त्रों में विविधता, कि वस्त्रों में विभिन्न प्रकार की जो विविधता पाई जाती है उसको हम किस प्रकार से मालूम कर सकते हैं कि इसमें यह किस प्रकार के रेशे से मिलकर बनी है वस्त्र। तो क्रियाकलाप 1 देख लेते हैं इसके माध्यम से। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे जो कपड़े की कतरन होती है ना उसको एकत्र कीजिए। आपने देखा होगा कि आप जैसे अपनी ड्रेस सिलवाने भी जाएंगे अगर किसी सिलाई की दुकान पर,
दर्जी के पास, तो वहाँ देखेंगे आपके जो कपड़े बनने के बाद भी सिलाई की कुछ कतरन बच जाती है, तो उस कतरन को आप एकत्र कीजिए, वो भी अलग अलग कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए, और दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, कुछ पर रेशमी और ऊनी और संश्लिष्ट के जो लेबल हैं लगाने का प्रयास कीजिए। अर्थात लेबल का मतलब है कि जो कपड़े अपने कतरन इकट्ठी की है आपने अलग अलग प्रकार की, तो उसे उस पर अलग अलग लेबल लगाइए। लेबल अर्थात एक चिग या कोई भी छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा उस पर लगा दीजिए, उस पर लिख दीजिए कि यह कपड़ा सूती है या रेशमी है या ऊनी है या संश्लिष्ट रेशों का बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप उसको बता देंगे। आगे देखते हैं, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न जो कपड़े हैं किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े को अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। आगे देखते हैं, क्रियाकलाप 2 के माध्यम से इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। तो सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप एक में लेबल लगाया था, या कोई भी एक कागज़ के एक टुकड़े पर आपने लिखा हुआ था कुछ छोटे से टुकड़े पर पहचानने के लिए कि यह कपड़ा किसका है। तो इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई तो क्रियाकलाप 2 में यह बताना चाह रहा है वो कि जैसे ही आपने कोई टुकड़ा या कपड़ा लेते हैं आप, कपड़े की कतरन, तो उसमें से आप एक ऐसा करिए कि उसके कोने पर या कहीं भी एक ऐसा तागा या धागा, उसको आप खींचने का प्रयास कीजिए, अलग करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो कपड़े के अलग अलग जो रेसे निकाल के इन्होंने रखे हैं, इस प्रकार के आपको रेसे निकाल के देखना है। तो कपड़े से कोई तागा या तंतु खींचना है आपको। तागा अगर दिखाई ना दे आपको तो पेन अथवा सुई की सहायता से भी आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है, और ये तागे किससे बनते हैं। तो हम जैसे ही इसमें से अलग अलग तागों को अलग करते हैं कपड़े के कतरन में से, तो हमें मालूम पड़ता है कि जो वस्त्र है वो अलग अलग तागों से मिलकर बना है इसमें से खींचने के बाद। तो अब देखते हैं कि ये वस्त्र कैसे बनता है, रेशों से या तागों से, अलग अलग प्रकार के तंतुओं से। जो तागे होते हैं जो अलग अलग खींचे गए हैं आपके द्वारा धागे, तो वो किससे बनते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम तंतु के बारे में कि तंतु क्या होता है। तो किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा या तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे पर को अपने अंगूठे से दबा लीजिए, तथा तागे का जो दूसरा सिरा है उसको इसकी लंबाई के अनुदेश जैसा कि चित्र 3.4 में दर्शाया गया है उसके अनुसार अपने नाखून से खींचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। उसमें ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि आप एक है अपने नाखून से दबा लीजिए एक कोने को इस प्रकार, और एक को इस धागे को खींचिए तो तागे को जो पतला तंतु है उनमें विखंडित हो जाता है तागा, या पतली लड़ियों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे धागा अलग अलग विभाजित हो जाएगा। आगे देखेंगे, तो जो सुई में जो तागा होता है उसको परोने या डालने के समय का प्रयास करिए, और प्रयास करते समय जो भी आप देखते होंगे, आपने कभी अगर सुई में अगर धागा डाला होगा या कोई भी धागा पिरोया होगा, तो आपको यह अवश्य देखने को मिला होगा कि कई बार तागे का यह सिरा जो है कुछ पतली लड़ियों में विभाजित हो जाता है। कैसा, जैसे आप धागा डालने का प्रयास जब करते हैं तो धागा आप कैसे डालेंगे, इस प्रकार से आप उसको ऐंठ लेंगे थोड़ा सा, या ऐंठा हुआ धागा रहता है, तो आप उसमें देखेंगे कि अगर आप धागा डालने का प्रयास करते हैं सुई में, तो इस प्रकार से अलग अलग विखंडित हो जाता है लड़ियों में छोटी छोटी तागे की दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियाँ होती हैं और भी अधिक लड़ियों में से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। तो तंतु किन्हें कहते हैं कि जो धागा होता है, इस धागे में से एक धागा हुआ, पहले एक कतरन हुआ, कपड़े की कतरन हुई, कतरे में से एक धागा निकाला, धागे में से आप देखेंगे सुई में जब पिरोएंगे तो आपको देखा होगा थोड़े थोड़े और धागे में से और धागे निकलते हैं, या लड़ियाँ निकलती हैं। तो उन जो लड़ियाँ निकलती हैं ऐसी अलग अलग प्रकार की, जिनसे वो धागा डालते हुए नहीं बनता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो अब क्या क्लियर हुआ कि धागा तंतु से मिलकर बना होता है, तागा अनेक प्रकार की लड़ियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें तंतु कहते हैं। आगे देखते हैं, वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बने होते हैं, तथा तागे जो भी हैं आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कुछ वस्त्रों जैसे सूती हुआ, जूट हुआ, रेशमी हुआ, ऊनी हुआ, या इनके
जो तंतु होते हैं वो पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी, ये तंतु उनके जो प्राप्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं? पादपों तथा जंतुओं से। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तथा कुछ जो वस्त्र होते हैं, जैसे वो और उनके जो तंतु होते हैं तो वो कैसे होते हैं? रुई तथा जूट, पटसन आदि पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। जो रुई है और जूट है तो वो किससे प्राप्त होते हैं? वो होते हैं पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है, इसको आप याद रखेंगे। और जो ऊन है और रेशम है वो जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। जैसे ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? ऊन भेड़ बकरी की जो कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशमी कीट कोकून से खींचा जाता है। आगे देखेंगे, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग होता था या उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप तथा जंतु भी नहीं है तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर हुआ, नायलॉन हुआ, एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ वर्ष पहले, जैसे हजारों वर्ष तक तो ऐसा हुआ कि जो वस्त्र निर्माण किया जाता था वो किससे किया जाता था? प्राकृतिक तंतुओं से। प्राकृतिक तंतुओं का मतलब कि रेशमी, सूती और ऊनी, इस प्रकार के जो तंतु होते थे उनसे किया जाता था कपड़ों का निर्माण। लेकिन अभी देखा जाए 100 वर्षों से या पिछले लगभग 100 वर्षों से तो रासायनिक पदार्थों से तंतु बनने लगे हैं। जो तंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे जिन्हें जो तंतु ना पादप होते हैं ना जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो रासायनिक विधियों से प्राप्त किए जाते हैं या कृत्रिम रूप से जो बनाए जाते हैं उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है। संश्लिष्ट तंतु कौन होते हैं? संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण जो कुछ इस प्रकार से हैं: पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। जो पहली और बूझो है उसमें से जो बूझो है उसने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है। जैसे इस प्रकार की एक जैकेट, वो जो देखा होगा आपने, युद्धों के समय योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहता है कि यह क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बनी हुई है? ये जैकेट, इसमें भी किसी प्रकार के कोई तंतुओं का उपयोग हुआ है क्या? तो इसका बारे में वो बूझो जानना चाहता है। तो आगे देखते हैं, हम जानेंगे कुछ पादप तंतुओं के बारे में। आपने यह तो जान लिया है कि जो कपड़े होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के तंतुओं का उपयोग होता है, कुछ पादप तंतुओं का तो कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त होने वाले तंतुओं का, तो कुछ संश्लिष्ट तंतु जो है उनका उपयोग होता है। तो इसमें जो कुछ पादप तंतु हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि रुई एक पादप तंतु है। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? आपने देखा होगा पहले उजाले के लिए अपने घर में जो लैंप होते थे उन तेल डाल करके उन्हें जलाया करते थे। तो तेल के लैंपों के लिए आपने लालटेन कह लें या लैंप कह लें, तो उसके लिए कभी बत्तियां बनाई होंगी आपने। तो इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग कर में लाते थे? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। उस रुई का उपयोग आप करते थे बत्ती बनाने में, लैंपों के लिए। यह डब्बी डिब्बी कहते हैं, लालटेन कहते हैं, लैंप कहते हैं। इसके लिए इसको जलाने के लिए बत्तियां बनाई जाती हैं। तो वो किससे बनाते थे? रुई से। तो रुई का उपयोग किस किस में होता है? और गद्दे बनाने में, रजाई बनाने और तकिया बनाने में भी किया जाता है। आगे देखेंगे, कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया है? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं क्या? तो जैसे ही आप रुई लेते हैं कुछ और इसे खींचकर पृथक करते हैं तो इनके किनारों पर ध्यान से देखिए कि आपने क्या परीक्षण आपको क्या देखने को मिलता है कि छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास के तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है इसके बारे में जान लेते हैं। इससे खेतों में उगाया जाता है रुई को। साधारणतः जो कपास है उसके पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। तो कपास का या रुई का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो ऐसे खेतों में या ऐसी जगह पर उत्पादन किया जाता है उसका जहाँ की मिट्टी काली होती है और जलवायु उष्ण होती है। क्या आप कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण हो या मृदा काली हो मिट्टी? तो हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है जहाँ ऐसे कुछ क्षेत्र। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। जो कपास की फसल होती है उसके जो फल होते हैं जिन्हें कपास गोलक कहा जाता है, लगभग नींबू, आपने नींबू देखा होगा अगर खाया होगा, खट्टा लगता है ना खाने में, तो उसकी माप के होते हैं, लगभग उसके आकार के। तो पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हमने ढक लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कपास का खेत है। तो इस कपास के खेत में जो कपास चुने जा रहे हैं, मतलब आप देखेंगे कपास के जो रेबे हैं या रूट, तो उससे ऐसा खेत है भरा हरा भरा दिखाई पड़ता है कि जिससे
किसी मतलब बर्फीला क्षेत्र हो या हिमालयी क्षेत्र हो, इस प्रकार से आपका ये दिखाई पड़ता है। तो रुई का ये क्षेत्र है कपास का, इस प्रकार कपास का उत्पादन होता है। आगे देखेंगे साधारणतः जो इन कपास बॉलों के कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास उठना कहते हैं। तो साधारणतः जो कपास हैं, इन कपास जो बॉल हैं, आप देख पा रहे होंगे कपास के छोटे छोटे गोले जो बने हैं इतने इतने से, इस प्रकार से कपास लगता है। तो इन कपास को किस प्रकार से अलग करते हैं इससे, तो इसको हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। कपास को हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। और इसके पश्चात जो कपास से बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कपास उठना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से उठी जाती थी। आजकल कपास उठने के लिए मशीनों का भी प्रयोग होता है। पहले कपास कैसे उठते थे, आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में। यह व्यक्ति है जो किस प्रकार से कपास उठ रहा है। अलग अलग जो इसमें कपास की ओलें रखी हुई हैं थोड़ी थोड़ी से, तो इसको इस प्रकार से वो अलग करता है। लेकिन अब तो इसके लिए मशीनों का उपयोग होने लगा है। आगे देखेंगे जूट पटसन के बारे में, जो एक अगला पादप तंतु है। एक हो गया रुई और एक और जूट के बारे में भी पढ़ेंगे। रुई कपास के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे जूट पटसन के बारे में जो एक पादप तंतु है। तो पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। जो पटसन तंतु या पटसन पादप होते हैं, उनको पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के जो तने होते हैं, उनको कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है देखते हैं। तो आप पहले ये देख लें कि जो ये पौधा है या पादप है, तो ये किसका पेड़ है, तो यह है पटसन का पेड़। आगे देखते हैं। ठीक, आगे जो रुई है, तो रुई से तागा किस प्रकार बनता है इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो रुई से तागा इस प्रकार से जो व्यक्ति है ये हट के बना रहा है अलग अलग, तो इस प्रकार से रुई से तागा बनता है। और कपड़े बनाने के लिए जो अलग अलग रेशम से बनाया जाता है, वो किससे बनता है, वो बनता है चरखे से। कपड़े बनाते हैं या बुनाई करते हैं, इसकी देख लेते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे सूती तागे की कताई। सूती तागे की जो कताई होती है वो किस प्रकार होती है, सूती कपड़े के तागे की। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशम को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे आपने एक हाथ में रुई ले ली और दूसरे हाथ के जो इस प्रकार से जो दूसरा हाथ का जो अंगूठा है और इसमें दूसरे हाथ की जो तर्जनी है, इसके बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और धीरे धीरे से इस रुई को बाहर की ओर खींचिए। इस प्रकार से जैसा आप देख पा रहे होंगे इधर कि रुई को बाहर खींचना है तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। जिस प्रकार रेशे को ये ऐंठा हुआ है इनने, तो इस प्रकार आपको रेशों को ऐंठना है कि इस प्रकार आपका एक तागा बन के तैयार हो जाता है। आगे देखेंगे रेशों से तागा बनाने की जो क्रिया होती है उसको कताई कहते हैं। तो कताई कैसे कहते हैं, रेशों से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि रेशों से तागा बनाने की जो क्रिया होती है उसको कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रुई के जो एक पुंज होते हैं उससे रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है। ऐसा करने से रेशा पास पास आ जाते हैं और एक तागा बनकर तैयार हो जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये तकली है। इस प्रकार की एक औजार का उपयोग करते हैं। हाथ से प्रचलित जो कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है चरखा। दूसरा कताई के लिए जो उपयुक्त साधन है वो क्या है, वो है चरखा। इससे भी अपन बुनाई कर सकते हैं, कताई कर सकते हैं। आगे देखेंगे चरखे को उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान किए थे। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था तथा खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण भी किया था, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भी कहते हैं। तो जब भी महात्मा गांधी ने जिसका उपयोग किया था चरखे का, उस समय ने बहिष्कार किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
कि जो विदेशी और ब्रिटेन के जो मिले हैं या उनसे बने हुए जो आयातित कपड़े हैं उनका बहिष्कार किया था। इससे अपने जो स्वदेशी कपड़े हैं या उनको प्रोत्साहन मिला था और खादी के प्रचलन जो था उसको बढ़ावा भी मिला था। आगे देखेंगे बृहद पैमानों पर, और जो उसी समय एक संगठन का निर्माण किया गया था इसके संरक्षण के लिए और प्रोत्साहन के लिए, जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। आगे देखेंगे बृहद पैमानों पर जो तागों की कताई है या कार्य है इसका, तो कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। आगे देखेंगे कि तागों से वस्त्र कैसे बनते हैं। जैसे अपन ने देखा अभी कि सूती तागे की कताई किस प्रकार होती है, फिर तागों से वस्त्र किस प्रकार से तागे से वस्त्र का निर्माण होता है उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो तागे से वस्त्र बनाने की जो विधियां हैं वो कई हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं। आगे देखेंगे तागे से वस्त्र बनाने की जो प्रमुख विधि है बुनाई, और इसके बाद आगे देखेंगे बंधाई। तो बुनाई किस प्रकार होती है, तो क्रियाकलाप 2 में आपने यह देखा होगा या ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बने होते हैं या बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहा जाता है। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो बुनाई किसे कहते हैं, जो तागे होते हैं उनके 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो क्रिया होती है वो उसे बुनाई या वीविंग कहा जाता है। अगर देखेंगे क्रियाकलाप 5, भिन्न भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट बना लीजिए। इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए, एक शीट पर चित्र दिखाइए गए अनुसार, चित्र जो दिखाया गया है इसके अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर इस चित्र 3.12 के अनुसार दिखाए गए रेखाएं खींचिए और दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए। फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला कर दीजिए और एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटवा लीजिए। तो इसमें अलग अलग प्रकार के पहले आप जो अलग अलग रंग के जो कागज़ के टुकड़े हैं उनको आप ले लेंगे। ये आप देख रहे होंगे इस प्रकार का, इसमें अलग अलग धारी हैं अलग अलग। तो इस प्रकार से आप कागज़ की पट्टियों से बुनाई कर सकते हैं जिस प्रकार इसमें दिखाया जा रहा है। तो इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होते हैं। तो जो हथकरघे होते हैं तो वो कैसे होते हैं, या तो हाथ से बनाए जाते हैं या मशीनों से वो बनाए जाते हैं। तो आगे देखेंगे एक विशेष प्रकार की बुनाई के बारे में कि बुनाई कैसे होती है। तो एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि एक स्वेटर जो है किस प्रकार बुने जाते हैं। आप ठंडों के मौसम में आप देखा होगा, आप स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, तो किस प्रकार से स्वेटर बनती है ऊनी वस्त्रों की या ऊनी वस्त्रों की, तो किस प्रकार बनाते हैं या बुनी जाती है स्वेटर, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इनकी जो बुनाई होती है, नेटिंग होती है, उसमें एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? हाँ देखा है, क्यों ना। वो स्कूल जाते समय जूतों से जो पीछे एड़ी के हिस्सा फट जाता था उससे हमने ये सब किया हुआ है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मुझे और बहुत सी अन्य पहनने की जो वस्तुएं हैं वो इसी प्रकार से बुनाई द्वारा बुने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से मशीनों द्वारा भी की जा सकती है। तो जो स्वेटर है वो किस प्रकार बुनते हैं, जैसे एक धागा बना लेते हैं पहले, तो एक अलग अलग खींच करके फिर उससे जैसे ही बुनते जाते हैं सिलाई की मशीन से, इसे क्रोशिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार चलते हैं तो स्वेटर जो है निर्माण होता जाता है। आगे देखें दोनों प्रकार की जो बुनाई है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का जो उपयोग है पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जैसे स्वेटर हो गया, आप कहते हैं खुला हो जाता है, वो सिर ढकने के लिए, कानों को ढकने के लिए। तो इस प्रकार के अलग अलग वस्त्रों का उपयोग, या मफलर बना लेते हैं, तो उन्हीं वस्त्रों से अलग अलग विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब पहेली नाम की जो लड़की है वो यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है। तो इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो आगे देखेंगे वस्त्र सामग्री के कुछ इतिहास के बारे में कि वस्त्र सामग्री के इतिहास क्या है। तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। नहीं तो देख लेते हैं किस प्रकार क्या क्या पहनते थे प्राचीन काल के लोग।
तो वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल पहनते थे। पहले जो प्राचीन समय के लोग थे वो वृक्षों की छाल कपड़ा अपने शरीर को ढकने के लिए वृक्षों की छाल पहनते थे। और बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म हुआ जैसे समूर से बने अपने शरीर को ढकते थे। और अपने शरीर को ढकने के लिए वो वृक्षों की छाल का पहले उपयोग करते थे। फिर उसके बाद देखा कि बड़ी बड़ी पत्तियाँ, जैसे कोई भी पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें बड़े बड़े पत्ते लगते हैं, तो उससे अपने शरीर को ढका करते थे। फिर उसके बाद जो थोड़े और सुधार आने के बाद वो लोग जंतुओं की, जो जीव जंतु थे उनकी जो चमड़ी थी होती थी चर्म, तो उसका उपयोग उससे अपने शरीर को ढकने लगे थे। आगे देखते हैं फिर क्या किया इन्होंने वस्त्र के इतिहास में। फिर कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात जो प्राचीन काल के लोग थे वो कृषि का जो आरंभ करने लगे थे, या कृषि से परिचित हो जाने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ बनाना सीख लिया था। लता और जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाना सीख लिया था। इसको बुनकर वस्त्र तैयार भी करने लगे थे। पूर्व में जो भारतवासी थे वो रुई से बने हुए वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाए जाते थे। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन जो मिस्र है उसमें वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। आगे देखेंगे, उन दिनों में सिलाई करना नहीं आता था। जो प्राचीन काल के समय था, उस समय जब लोग जो थे प्राचीन काल के वो कृषि से तो परिचित हो चुके थे, तो वो अन्य प्रकार के जो वस्त्र ऐंठन दे करके, या जंतुओं का जो ऊन था या बाल थे उसको ऐंठन दे करके लंबी लड़ियाँ तो बना लेते थे और उससे बुनकर वस्त्र तैयार भी कर लेते थे, लेकिन उन्हें सिलाई नहीं करना नहीं आता था। उस समय जो लोग थे अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ ही लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े भी तैयार कर लिए थे। इस आविष्कार के पश्चात जो सिले कपड़े थे उनमें बहुत सी विभिन्नताएं भी आ गईं। जब जो लोग थे वो बुनना सीख गए थे कपड़े, तो फिर उसमें विभिन्न प्रकार की जो सिलाई हुई और उस कपड़ों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं या विभिन्नताएं भी आ चुकी थी। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों और पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन है में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार जैसे समस्त देश में आपने देखा होगा कि अपना जैसे भारत देश है, तो इसमें भी जो विभिन्न राज्य हैं तो इनमें अलग अलग स्थानों पर खाए जाने वाले जो भोजन हैं उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कहा जाए तो पंजाब में वो लोग कहते हैं लस्सी खाएं, लस्सी पीते हैं या कुछ करते हैं, अलग अलग उनका भोजन होता है। हरियाणा में कुछ अलग भोजन होता है। बंगाल साइड है तो उधर वो लोग चावल खाना पसंद करते हैं, और अपने उत्तर प्रदेश साइड तो गेहूँ और दाल वगैरह खाना पसंद करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भोजन हैं अलग अलग जगह। इसी प्रकार अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, तो इस प्रकार वस्त्रों में विविधता पाई जाती है। अब देखेंगे कि कपास गोलक से वस्त्र कैसे बनता है। तो कपास गोलक को सबसे पहले जो कपास गोलक होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? कपास के खेतों से प्राप्त होते हैं। और उसमें से जो गोले निकलते हैं कपास के थोड़े थोड़े से, उनमें सफ़ेद भाग निकलता है उसको निकाल लेते हैं। फिर कपास को ओटने के बाद उससे फिर रेशे प्राप्त होते हैं, और रेशों की जो कताई है, रेशों की कताई करने के बाद तागे बनते हैं, और तागे अर्थात धागे बनते हैं। तो धागों की फिर बुनाई होती है या बंधाई होती है। तो तागे को दो विधियों से इसको बांधते हैं या बुनाई करते हैं, तो उससे वस्त्र बनता है। तो वस्त्र का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है। तो आगे देखेंगे तंतु से वस्त्र तक जो अपन पाठ कवर करते हैं, इसमें से कुछ सारांश निकलता है उसके बारे में। तो वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, यह हम कवर कर चुके हैं कि जो वस्त्र सामग्री है या वस्त्र हैं अनेक प्रकार के, तो उनमें विभिन्न प्रकार की विविधता या विभिन्नता पाई जाती है। जैसे सूती वस्त्र हुआ, रेशमी वस्त्र हुआ, ऊनी हुआ, पॉलिस्टर, इस प्रकार के अनेक रेशों से मिलकर वस्त्र बनते हैं। आगे देखेंगे वस्त्र का किससे बनते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें जंतुओं से या तंतुओं से बनाया जाता है। वस्त्र किससे बनते हैं? वस्त्र बनेंगे तागे से, और तागे किससे बनते हैं? तंतुओं से बनते हैं। ओके, ठीक। आगे देखेंगे तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं। अब तंतु क्या होते हैं? तंतु या तो प्राकृतिक होंगे या संश्लिष्ट होंगे। अब प्राकृतिक तंतु कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। रेशम हुआ, ऊन हुआ, जूट हुआ, कुछ प्राकृतिक तंतु हैं। जबकि जो नायलॉन है, पॉलिस्टर है और अनेक प्रकार के और रेशे हैं, कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण भी हैं। आगे देखेंगे रुई और जो जूट है जैसे तंतु जो होते हैं वो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि जो रुई और जूट है जैसे जो पादप तंतु होते हैं वो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जबकि जो कुछ और तंतु हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। और जैसे रेशम हुआ,
या ऊन हुआ, तो वो किससे प्राप्त होते हैं? वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जो नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ये कुछ संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण हैं। जबकि जो तंतुओं से धागा बनाने की क्रिया है उसको क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। तंतुओं से धागा बनाने तक की जो क्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। और धागों की बुनाई जो है 2 प्रकार से होती है, जिससे वस्त्र बनता है। धागों की बुनाई 2 प्रकार से कैसे? बुनाई और बंधाई 2 प्रकार होते हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था, तंतु से वस्त्र तक, कक्षा 6, विषय विज्ञान, पाठ 3, तो वो कवर इसी के साथ समाप्त होता है। तो ऐसे ही कक्षा 6 के विज्ञान विषय के सभी पाठ या लेसन कवर करने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो भी लेसन या चैप्टर हैं वो सभी कवर हो सकें आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।